कंपोजिट सिस्टम में क्या करते हैं, दोनों मासेस को उनके सेंटर ऑफ मास पर रख देंगे। तो ये पॉइंट C है, यहां पर m1 प्लस m2 हो गया, और यहां पर इस वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये रहा, तो यहां पर माइनस m2 रख दिए। कितने डिस्टेंस पर, r/2 पर। अब यहां से हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है, तो बता देते हैं xcm m1 मतलब m1 प्लस m2 इसका कंप्लीट मास, इनटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यही इसी को हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं, तो ये वाला तो यहीं पे रखा हुआ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2 मतलब माइनस m2 कितने डिस्टेंस पर है, r/2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब ये वाला मास प्लस ये वाला मास, तो m1 प्लस m2 प्लस माइनस m2, तो xcm आ रहा है माइनस m2 इंटू r/2 अपॉन m1। बस ये m1/m2 का रेशियो मिल जाए। देखो यहां सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, तो m1 कितना होगा, m1 ये रिमेनिंग पोर्शन का मास था, तो m1 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे सिग्मा इंटू डिस्क है, तो m1 ये रिमेनिंग पोर्शन का मास है, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया लेंगे, तो पाई r स्क्वायर माइनस छोटे वाले डिस्क का एरिया, छोटे वाले डिस्क का रेडियस r/2 है, तो पाई r स्क्वायर बाई 4। सो m1 इज 3/4 सिग्मा पाई r स्क्वायर। भाई m2 कितना है, m2 छोटे वाले डिस्क का मास, तो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिए तो m1/m2 3 के बराबर आ गया, मतलब m2/m1 का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। हमको वहाँ पर m2/m1 चाहिए था, 1/3 रख देते हैं, तो xcm इज m2/m1 का वैल्यू 1/3 इंटू r/2, तो xcm का वैल्यू आ गया माइनस r/6। मतलब बड़े वाले डिस्क के सेंटर से सेंटर ऑफ मास r/6 डिस्टेंस पर है, और ये नेगेटिव आ रहा है xcm, इसका मतलब इधर हम लोग राइट में पॉजिटिव लेकर चल रहे थे, तो इससे लेफ्ट में है, इससे r/6 इधर, ये रहा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास r/6 डिस्टेंस पर। तो ये हुआ कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, और वो चीज़ लगाकर अल्टीमेटली हम लोग कंपोजिट सिस्टम पर ही पहुंच जाते हैं। बात क्लियर है? तो ये सब हुआ कि हम लोग किस तरीके से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन से। तो अब सारे टाइप का पॉसिबिलिटी हम लोग कंसिडर कर चुके हैं, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन तो हम लोग फाइंड कर लिए। अब मान लो जो सेंटर ऑफ मास है वो जिस भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, अगर सिस्टम का पार्टिकल्स इधर उधर भागने लग जाए, सिस्टम का पार्टिकल्स अगर इधर उधर भागेगा तो सेंटर ऑफ मास भी इधर उधर भाग सकता है। उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसके पास कुछ वेलोसिटी हो सकता है, और उसके पास कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। तो यदि हमको सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से डील करना हो तो अपने पास क्या टूल्स रहेगा, कैसे हम लोग बात कर सकते हैं? तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का अगर बात किया जाए, तीन चीज हम लोग देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।
सीधा सा जो फॉर्मूला हम लोग पहले यूज़ किए थे उसी फॉर्म में आ जाएगा। डेल्टा एक्स सी एम इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ये आ गया। व्हाट इज डेल्टा एक्स सी एम? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज डेल्टा x1 डेल्टा x2? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये हम किसी एक डायरेक्शन के लिए लिख दिए हैं। तुमको y में चाहिए तो यही डेल्टा वाई सी एम इज m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2। जिस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का बात करना है ये हम किसी एक डायरेक्शन के लिए लिख दिए हैं। वेलोसिटी का अगर बात किया जाए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो पोजीशन वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो जहाँ जहाँ पोजीशन था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा। तो वी सी एम इज m1 v1 वेक्टर, ये आर सी एम था, यहाँ r1 वेक्टर था, यहाँ r2 वेक्टर था। डिफरेंशिएट होते ही डी आर बाई डी टी वी में कन्वर्ट हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 और इसी तरह से चलता रहेगा अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो बिल्कुल इसी प्रकार से एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखना है, ए सी एम इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, टोटल मास आ गया। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम लोग पहले ही लिख चुके थे, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब इसको हम लोग इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे ये दो पार्टिकल है m1 m2, m1 is displaced towards left by d1 and m2 is displaced towards right by d2, then find displacement of center of mass। एक को राइट में एक को लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दिया तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, ये यहाँ से गया लेफ्ट में d1 और ये इधर गया राइट में d2। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला है डेल्टा एक्स सी एम, यहाँ एक्स डायरेक्शन से डील कर रहे हैं। डेल्टा एक्स सी एम इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इंटू डेल्टा x1 जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है माइनस d1, m2 इंटू डेल्टा x2 दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट हुआ है प्लस d2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब सेंटर ऑफ मास किधर डिस्प्लेस हुआ है, राइट में डिस्प्लेस हुआ है या फिर लेफ्ट में? तो डेल्टा एक्स सी एम अगर पॉजिटिव आता है तो राइट में और नेगेटिव आता है तो लेफ्ट में। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा
ये तो डिपेंड करता है m1 m2 और d1 d2 के वैल्यूज़ पर। उसी के हिसाब से ये तय होगा कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सवाल ये है कि क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यहाँ पे सिस्टम में दो पार्टिकल था, हम दोनों को कुछ कुछ डिस्प्लेस किए, तो सिस्टम का पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुआ लेकिन सेंटर ऑफ मास ना डिस्प्लेस हुआ हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो डेल्टा एक्स सी एम अगर ज़ीरो करना है ना, अभी अलग से हम लोग एक बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ डेल्टा एक्स सी एम ज़ीरो होने का मतलब ये है कि m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। अगर ये हो गया तो डेल्टा एक्स सी एम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि राइट में गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट में गया हो। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये m, ये 2m, किसी समय ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। ये 10 से नीचे जा रहा है तो बाई कंस्ट्रेंट ये भी 10 से आगे जा रहा होगा। फाइंड VCM, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब दो पार्टिकल है सिस्टम में m और 2m, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है। देखो दोनों का वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में, एक x में जा रहा है, एक y में जा रहा है। इसको हम लोग x डायरेक्शन y डायरेक्शन ले लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पर या तो हम सेंटर ऑफ मास का x डायरेक्शन का वेलोसिटी अलग से निकाल लें और y का अलग से निकाल लें, VXCM निकाल लें, VYCM निकाल लें और फिर दोनों को i कैप j कैप से जोड़ दें, या सीधा ही हम वेलोसिटी पूरा वेक्टर फॉर्म में रख देते हैं। जैसे VCM इज m1 इंटू V1, इसका वेलोसिटी क्या है? -10 j कैप, जो भी ये पूरा वेक्टर फॉर्म में रख दिया। m2 इंटू V2, उसका वेलोसिटी कितना है? 10 i कैप अपॉन m1 प्लस m2, तो ये टोटल 3m हो गया। सो VCM इज इक्वल्स टू, m कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20/3 i कैप माइनस 10/3 j कैप। अगर कोई सोचता कि हम अलग अलग निकालें VXCM और VYCM, निकाल लेते हैं। देखो m1 इंटू V1, ये m, अब खाली x डायरेक्शन का वेलोसिटी हम लेंगे तो m का x डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 प्लस 2m इंटू Vx, Vx कितना है उसका? 10 अपॉन टोटल मास 3m, तो VXCM इज 20/3, x कंपोनेंट आ गया 20/3। VYCM m1 इंटू V1, इसका y डायरेक्शन का वेलोसिटी -10 प्लस 2m इंटू V2, ये m2 इंटू V2, इसका वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है? 0 है, तो ये 0 अपॉन टोटल मास 3m, तो VYCM आ गया -10/3। तो बस ये 20/3 i कैप माइनस 10/3 j कैप कंबाइन कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। बात क्लियर है?
एक और क्वेश्चन देखा जाए। एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, इसका मास m, इधर ये 2m, इसको यहाँ से छोड़ दिया गया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमको जितना भी सिस्टम में पार्टिकल्स है उनका एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए। तो ये तो लॉज ऑफ मोशन वाला सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ए से नीचे आ रहा होगा और ये ए से ऊपर जा रहा होगा। ये T नीचे mg, T 2mg। ये प्रोसेस करके हम लोग पहले A निकाल लेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे तो ACM आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ये दोनों इक्वेशन लिख दें हम तो 2mg माइनस टी इज इक्वल्स टू 2ma एंड mg t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। 1 + 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा mg इज इक्वल्स टू 3ma। a का वैल्यू आ गया g/3। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1, तो m1 हो गया m, a1 इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है तो a, m2 हो गया 2m, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस a अपॉन टोटल मास 3m। ACM तो ये आ जाएगा माइनस ma/3m, माइनस a/3 आ रहा है और a का वैल्यू अपना g/3 है तो माइनस g/9। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास g/9 से नीचे, माइनस आया है मतलब नीचे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, कितना, g/9 के बराबर। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेंटर ऑफ मास के मोशन पर। एक पार्टिकल है, इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, उसी के पास में एक और पार्टिकल है 2m, इसको 2u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के द्वारा मैक्सिमम कितना हाइट अटेन किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को हटाकर पूरा सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन को ले आते हैं। जो अपना सेंटर ऑफ मास है इसको एक पार्टिकल बना लेते हैं, इसी का वेलोसिटी, इसी का एक्सेलरेशन देख लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, m1 × v1 प्लस m2 × v2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो गया 5u/3। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 × a1, दोनों का g डाउनवर्ड है, प्लस m2 × a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा माइनस g। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया, g डाउनवर्ड। एक बात दिमाग में रखना, अगर किसी सिस्टम के हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है, अगर हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी वही होगा।
अगर किसी सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी वही होगा। यहाँ पर यही चीज़ हुआ है, दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड था तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जी डाउनवर्ड है। तो भाई इसको हम लोग ऊपर दे दिए। अब मेरे पास एक पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी है ऊपर 5u/3 और एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट u²/2g होता है, ये होता है ना uy का स्क्वायर अपॉन 2ay। तो y डायरेक्शन में ऊपर कितना वेलोसिटी दिया गया है इसको, 5u/3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। तो ये हो जाएगा 25u² अपॉन 18g। ये हो गया सेंटर ऑफ मास के द्वारा अटेन किया जाने वाला मैक्सिमम हाइट। बात क्लियर है? तो यहां तक हम लोग ये जान चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास को कैसे फाइंड किया जाता है, कहाँ उसका पोजीशन है ये निकाला जाता है, और दूसरा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना आता है, सेंटर ऑफ मास का मोशन पता है। अब हम लोग इस बात पर आते हैं कि ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का फ़ायदा क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पर एप्लीकेशन बताने वाले हैं उसके अलावा और कहीं भी सेंटर ऑफ मास को नहीं लगाना है। जैसा शुरुआत में ही हम डेफिनेशन दिए थे कि सेंटर ऑफ मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पूरे सिस्टम का मास, पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड अज्यूम किया जा सकता है फॉर सम कैलकुलेशंस। वो सम कैलकुलेशंस, वो कुछ कैलकुलेशन कौन सा है, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो, अगर एक सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल है और हमको सिस्टम का मोमेंटम लिखना है ना, सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल है, सब इधर उधर दौड़ रहा है, कोई v1 वेलोसिटी से, कोई v2 वेलोसिटी से, है ना, एक सिंगल वेलोसिटी सबके पास नहीं है। तो सिस्टम का मोमेंटम लिखने के लिए हम करेंगे m1v1 प्लस m2v2, इस तरह सबको ऐड कर देंगे। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम लिखो और ऐड कर दो, टोटल मोमेंटम आ जाएगा। जैसे ही हम ऐसा लिखे तो हमको कुछ दिखा, तो हम लोग आगे बढ़े। ये m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर इस तरीके से है। अगर हम इसको टोटल मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो इससे सिस्टम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब देखो ये वाला सामान क्या है, ये तो दिख रहा है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। और ये वाला सामान क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये तो टोटल मास है, कैपिटल M लिख देते हैं। मतलब सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हम लोग मास इनटू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। ये कैपिटल M क्या है, ये है टोटल मास। तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर सिस्टम में हर पार्टिकल अलग अलग भाग रहा है, सबका वेलोसिटी अलग अलग है, तो मोमेंटम लिखने के लिए हम पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं। अगर हमको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता है तो ये मान लो कि पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है, एंड मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करके हम मोमेंटम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कंक्लूजन निकला, एक बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट बाहर आता है
एक तो ये समझ में आ गया कि भाई हम मोमेंटम लिखने के लिए सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम देखें, है ना, अलग अलग हम लोग जैसे फ्रेम चेंज किया करते थे, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखें, है ना, COM फ्रेम में अगर चल जाए तो इस फ्रेम में VCM तो जीरो होगा, अपने ही रेस्पेक्ट में अपना वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब सिस्टम का जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा। अब कुछ भी कंडीशन हो, अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किसी सिस्टम का मोमेंटम लिख रहे हैं तो वो हमेशा जीरो आने वाला है। बात समझ में आया? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो, कुछ भी हो जाए। तो मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम is always zero in COM फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल करके देखते हैं, इसका फायदा देखते हैं। देखो, एक रॉड है, ये रॉड घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इसका मास m, लेंथ l। फाइंड मोमेंटम ऑफ द रॉड। रॉड का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अब यहां पर दिक्कत यह है कि रॉड के हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग रहने वाला है। ये रॉड ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रॉड का हर पॉइंट, यहाँ से h डिस्टेंस वाला कोई पॉइंट लोगे तो हर पॉइंट अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हर पॉइंट का स्पीड अलग अलग है। अगर हमको सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट नहीं पता है तो हम लोग मोमेंटम कैसे निकालते, देखो समझना, आप मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं।